खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश में लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल का सिलसिला जारी रहा। देश की राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 82 रुपए से भी ज्यादा हो गया। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि 1 अगस्त से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग हर रोज उछाल आया है। इस बीच इन कीमतों में सिर्फ 13 अगस्त को गिरावट देखने को मिली थी। जानकारों का मानना है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और ज्यादा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की अहम वजह। इस बढ़ोतरी के खिलाफ पिछले दिनों भारत बंद के जरिए कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टीज ने देश भर में प्रोटेस्ट किया था। 2014 से पहले मोदी सरकार बनने के बाद तेल की कीमतों में कमी के दावे करने वाले बाबा रामदेव तक अब कह रहे हैं कि वो अब बीजेपी के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे। बाबा ने यह भी दावा किया कि अगर सरकार इजाजत दे तो वो इसी सूरत हाल में देश में 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेच के दिखा दें। वो तेल को जीएसटी के दायरे में लाने की भी वकालत कर रहे हैं। इस सब के बीच देश के मन में डर इस बात का है कि क्या 2019 से पहले वाकई पेट्रोल लगा देगा सेंचुरी, और क्यों बढ़ते दामों के आगे बेबस नजर आ रही है सरकार। आज इन्हीं सुलगते सवालों पर होगी डिबेट तमाम खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुतवस्सित और गरीब तबका बेहद परेशान नजर आ रहा है। और अब तो ये कयास आराई शुरू हो गई है कि कहीं पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी तजावुज न कर जाए, क्योंकि फिलहाल दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 82 रुपए और इक्तिसादी राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 90 रुपए फी लीटर जा पहुंची है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। मुल्क के बड़े शहरों में डीजल 75 रुपए से लेकर 78 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭಾವನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ಸನ್ನ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ। ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಲೀಟರ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ। आप स्वयं भी परेशान है कि बिजली इसके पेट्रोल डीजल के दामों से? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन परेशान तो मैं भी मेरे, क्योंकि मैं मंत्री हूँ तो मुझे फुकट में डीजल मिलता है। अगर मेरा मंत्री पद जाएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। लेकिन ठीक बात आप जो बता रहे हैं कि रेट बढ़ने से जनता परेशान है, बात हम समझ सकते हैं, और रेट कम करने की कोशिश सरकार की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन जमातों की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज भी हुआ, लेकिन मरकजी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर काबू पाने से कासिर है। लगता है अवाम की परेशानी का मरकजी हुकूमत की सेहत पर किसी किस्म का असर नहीं हो रहा। उसने ये कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ लिया कि पेट्रोलियम अशिया की महंगाई के लिए बैनुल अक़वामी अवामिल जिम्मेदार हैं। लेकिन बीजेपी के यही लोग थे जो कि यूपीए दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम अशिया की कीमत में इजाफे के खिलाफ आए दिन हाय तौबा मचाते थे। बढ़ता ही जा रहा है, कुछ तो सरकार को करना चाहिए। इसके लिए एक्साइज अपना ड्यूटी घटाना चाहिए, जिससे कि थोड़े से दाम कम हो, जनता के लिए कुछ राहत मिले। पेट्रोल के दाम में आज भी बढ़ोतरी हुई है। वो सब क्या करें, इनका मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। जितना पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है ना, पता नहीं ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं इस चीज को मतलब खत्म करते? वैट को दिल्ली सरकार ने ही बढ़ा दिया, ऊपर से वैसे टैक्स लगे हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई को देखते हुए रियासती हुकूमतों ने अपने अपने तौर पर काबू पाने की कोशिशें की हैं। इनमें कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल है। इन सभी हुकूमतों ने 1 रुपए से लेकर 2 रुपए तक पेट्रोल डीजल की कीमत कम की है। अब देखना यह है कि मरकजी हुकूमत क्या इक़दाम करती है, क्योंकि जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोलियम अशिया की कीमत सेंचुरी
लगा ही देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बढ़ती महंगाई क्या 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले देश में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? और क्या वाकई 2019 से पहले जिस तरह के आसार हमें नजर आ रहे हैं, पेट्रोल के दाम जो हैं वो सेंचुरी लगाने वाले हैं क्या? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज अरविंद वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। एनडीए की पार्टनर है एलजेपी, वो हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अमीक जमई सीधे लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विजय सरदाना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी राय काफी अहम होगी आज। साथ ही साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब बस चंद पलों में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और मेजर इकबाल हैदर साहब जो कि जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, वो आज पटना से हमारे साथ इस लाइव डिबेट का हिस्सा होंगे। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, वो नेपाल दौरे पर थे, आज थोड़ा पहुंचने में उनको देरी हो सकती है। तो ये तमाम खास मेहमान हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है लोगों के मन में इस वक्त। वाजपेयी साहब, मुझे लगता है आज शुरुआत आपसे हमें करनी होगी क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं। ऐसा साफ अब नजर आ रहा है, पहले ये बात लोग मजाक में कहते थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सेंचुरी मार दे पेट्रोल के दाम, लेकिन अब तो ये संभव नजर आ रहा है, पॉसिबल नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र के तो कई शहरों में 90 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया है, परभनी में 91 रुपीज पहुंच गया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा देर नहीं रह गई है, 100 रुपए तक पहुंचने वाले हैं पेट्रोल के दाम। देखिए समीर भाई, ऐसा है, पेट्रोल के दाम बढ़ना एक चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी है, हमारे लिए, और जनता तो परेशान होती ही है, इसमें कोई इसको डिफेंस नहीं दे कर सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता को वास्तविक स्थिति भी पता चले कि पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले एक बात आप ये मान के चलिए, ये सरकार जो है ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार में घिरी हुई सरकार नहीं है, नीयत इसकी बड़ी साफ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वेलफेयर स्टेट होने के नाते इनका सबसे ज्यादा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो पावर टू पुअर है। अच्छा, इसलिए क्या होता है कि साल के शुरू में बजट बन जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता को अगर वेलफेयर स्कीम्स चाहिए तो फिर तैयार हो जाए, 100 रुपए के लिए भी तैयार हो जाए, 1 लीटर पेट्रोल के दाम चुकाने के लिए। ये वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। हाँ। सरकार का बजट इस साल के पहले में बना तो उस वक्त हमको ये पता चल गया कि इतनी इनकम आएगी, किस किस मद से आएगी और कितना खर्चा होगा, किस स्कीम में कितना पैसा जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हम गरीबों को घर बनाएंगे एक साल में, और कितने घर बनाएंगे, मान लो 5 करोड़ घर बनाएंगे तो उसमें 50 करोड़ खर्चा आएगा। हाँ। इस तरह का सब सिस्टम बन जाता है। अब उसी वजह से जो बार बार ये कही जा रही है बात कि सरकार पैसे क्यों नहीं घटा रही, सरकार फौरन पैसे घटा सकती है, लेकिन ये स्थिति इसलिए ऐसी नहीं हो सकती क्योंकि राज्य सरकार का भी यही सिस्टम है, सेंटर सरकार का भी यही सिस्टम है। अगर हम एक मद से कम करेंगे तो दूसरे मद में हमको कम करना पड़ेगा, और सरकारी जो गरीबों की योजनाएं हैं उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। चौथी बड़ी बात क्या है कि हम आप एक सेकेंड, हम आत्मविश्वास से परिपूर्ण है कि हम दोबारा वापस में आएंगे। बस यही तो ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आप, आपको लगता है चाहे 100 रुपए भी हो जाए तब भी पावर में तो आना ही है। अर्थव्यवस्था को सिर्फ दिखावीपन के लिए उसको उलझाना नहीं चाहते। हाँ। स्थिति ऐसी रखना चाहते हैं कि जो हमको कल को झूठ ना बोलना पड़े। अदरवाइज तो एक्साइज हम कम कर सकते हैं ना, और वैट भी कम कर सकते हैं, लेकिन कर राज्यों को भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तु स्थिति के हिसाब से हम पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। 1 मिनट और लूंगा, इसके 4 कारण और भी हैं। गोपाल जी आगे बीजेपी से नहीं आगे वो भी बताएंगे। ईरान पे सैंक्शन लगी हुई है। हाँ। पेट्रोल पे, ये जुलाई में लगी है। हाँ। आपको मालूम है हम वहां से 40% इंपोर्ट करते थे, अब हम वहां से नहीं कर पा रहे हैं। ओपेक कंट्री जो होती है उनका प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे मेजर कारण जो मेरे हिसाब से है वो वेलफेयर स्कीम्स का एग्जीक्यूशन होना, उसको हम इन बिटवीन नहीं रोकना चाहते। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हमारे साथ। अग्रवाल साहब, देखिए बार बार सरकार की तरफ से दलील तो यही दी जा रही है कि देखिए हम आपके लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं, इसलिए जनता पर जो ये बोझ पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के दामों के जरिए वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक, क्या इस बात का इंतजार सरकार कर रही है और क्या आप लोग वाकई इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि सेंचुरी लगा जाए पेट्रोल के दाम
तो भी हालात ऐसे ही रहेंगे जस के तस, सरकार कुछ नहीं करेगी। टैक्स में राहत देकर जनता को राहत देने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी? ऐसी बात नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही ऐसा बात, देखिए सरकार कुछ नहीं कर रही ऐसा बात नहीं है। सरकार एक्टिवली पूरे हर विषय को देख के डेली बेसिस पे इस पे समीक्षा कर रही है। और ये नहीं बात है, प्रधानमंत्री खुद इकोनॉमिक इश्यूज को परसों भी उन्होंने मीटिंग की, कल भी की, फाइनेंस मिनिस्टर भी ध्यान में रख रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक इश्यूज को देखते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक सारे पैरामीटर्स देखते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में रखना है। जैसे अभी कहा, केवल सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वही केवल बात नहीं है। अगर इसके टैक्सेस कम कर देते हैं तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो कई चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जिनको देखती है, और यह ग्लोबल फैक्टर्स है। सरकार ईरान से इंपोर्ट की बातों पे भी मजबूती से वहां से बात कर रही है, अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद भी। तो कई तरह की चीजें हैं जिसपे सरकार एक्शन ले रही है। डॉलर का जो डेप्रिसिएशन रुपये का हो रहा है डॉलर के उसमें, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है और उसके फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। जहां तक एक दो बातें जो ध्यान में लानी जनता की सरकार जब एक्शन वो महत्वपूर्ण बात है कि उससे कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी, नतीजे दिखते हुए नजर आएंगे। नतीजे तो दिख नहीं रहे ना। नहीं, कैसे, बिल्कुल नतीजे देखने के लिए सरकार, देखिए आप जो एड वैलोरम ड्यूटी है वो प्रदेश सरकार परसेंटेज वाइज लगाती है। उनको 22,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट इस साल मिला है। तो हम कह रहे हैं कि इसको स्टेट गवर्नमेंट ने कम करना है। धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट प्रेशर में आ रही है, कम कर रही है। राजस्थान ने करा, फिर कर्नाटक ने करा, और पहले महाराष्ट्र और गुजरात और प्रदेशों ने, गोवा ने करा था। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रदेशों को, क्योंकि 22,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला है, उन्हें करना चाहिए। उन पे प्रेशर सरकार डाल रही है, वो कर रहे हैं। दूसरी बात, जनता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने जो मैकेनिज्म अपनाया, ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए, वो 1,40,000 करोड़ के, उसको हमें अब आने वाली सरकारों को 2024 तक रीपे करना है। तो इस तरह की जगलरी करके, जिसपे चिदम्बरम साहब माहिर थे कि आप पोस्टपोन कर दो लायबिलिटीज को, वह नहीं करना चाहिए। उन्होंने किया है, उसका भी, उसमें से 70,000 करोड़ हमने इन 3 साल में रीपे किया है, और उसमें से 60,000 करोड़ तो उसके इंटरेस्ट पे चला गया। कांग्रेस का नाम प्रिंसिपल 1 लाख, कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी उसका खामियाजा 2024 तक भुगतना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, नहीं समीर भाई, आप किसी का कर्ज ले लो, नहीं समीर भाई, आप किसी से कर्ज ले लो, आपके भाई को चुकाना पड़े तो भाई बताएगा नहीं कि मेरे भाई का कर्ज है जो मैं चुका रहा हूं, या बोलेगा भी नहीं क्या? उनसे पूछते हैं। हम यही तो बता रहे हैं, कांग्रेस ने कर्ज उठा लिया। बैठे हुए हैं सुलेमान भाई, बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो बताए ना कि ऑयल बॉन्ड क्यों इशू किए। सुलेमान मोहम्मद खान साहब बोलिए, ऑयल बॉन्ड क्यों इशू सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार है, हम तो झेल रहे हैं, और 2024 तक कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना होगा। नहीं, हम रीपे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, रीपे। देखिए, सुनिए, देखिए, ऐसा है कि एक नारा दिया था मोदी जी ने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सबसे पहले तो इन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पे जो दाम बढ़ाए हैं, वो सबसे बड़ी मार हो गई आम आदमी पे। 11 लाख करोड़ के एक्सेसिव टैक्सेस लगा के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को 12 बार जो 4 साल में बढ़ाया गया है, 450% डीजल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। 3 रुपए 46 पैसे से 15 रुपए 33 पैसे हो गई। पेट्रोल पे 9 रुपए 20 पैसे से 19 रुपए 48 पैसे हो गई। तो ये 200% पेट्रोल पे सेंट्रल ड्यूटी बढ़ा दी आपने, एक्साइज ड्यूटी, और 450% डीजल पे बढ़ा दी, और 11 लाख करोड़ रुपए अपने खजाने में जमा कर लिए। आम आदमी की जेब पे आपने एक तरह से हथौड़ा मार दिया, चोट कर दी। तो आप ये बताइए, ये वेलफेयर स्टेट है, ये वेलफेयर सरकार है, या एट्रोशियस सरकार है, ज्यादती कर रही है आवाम के साथ। जहां तक अभी बात कर रहे थे ऑयल बॉन्ड्स की, उसकी भी असलियत मैं इन्हें बता दूं। कम से कम गोपाल अग्रवाल जी ने थोड़ा आधा सच बोला है, आधा अभी भी झूठ बोला है। क्योंकि मैं कई डिबेट्स पे गया, पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाइक पे, उस पे भाजपा के प्रवक्ता छूटते ही, बिना मालूमात के, क्योंकि झूठ बोलने में ये लोग माहिर हैं,
2 लाख करोड़ के हमने ऑयल बॉन्ड्स रीपे किए 4 साल में, एकदम कह देते थे 2 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स हमने पे किए विद इंटरेस्ट। ये बात ये सही कह रहे हैं कि 2005 से 2010 तक ऑयल बॉन्ड्स इशू हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है। बजट में वो मेंशन्ड है, इस बार के भी और पहले के भी, जब से आ रहा है बजट जी। 1,31,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड से मेरी मालूमात के हिसाब से, गोपाल जी कह रहे हैं 1,44,000 के हैं। 2026 तक उन्हें रीपे करना है। सिर्फ दो ऑयल बॉन्ड्स 2015 में मैच्योर हुए हैं, जिनकी कीमत समीर भाई 3,500 करोड़ है। तो 1,31,000 करोड़ में से सिर्फ 3,500 करोड़ के ऑयल बॉन्ड मैच्योर हुए हैं। ऑयल बॉन्ड जब ही रीपे हो सकता है जब वो मैच्योर हो। अगली मैच्योरिटी नेक्स्ट ऑयल बॉन्ड की 2021 है, और फिर 2021 से 2026 तक 12 ऑयल बॉन्ड मैच्योर होंगे जो 1.25 लाख करोड़ है, वो रीपे करना है, नो डाउट। बट इन 4 सालों में सिर्फ 3,500 करोड़ तकरीबन प्रिंसिपल में ऑयल बॉन्ड रीपे किए गवर्नमेंट ने, अगर करे होंगे तो। और पीयूष गोयल जी ने जून 2018 में स्टेटमेंट दिया कि हमने 40,000 करोड़ तकरीबन इंटरेस्ट में दिए हैं, उसकी मुझे मालूमात नहीं, और अब हमें भाजपा सरकार के मंत्रियों की स्टेटमेंट्स पे यकीन भी नहीं होता है। तो जो ये 1.5 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ का प्रोपेगेंडा करते थे, ऐसा नहीं है। 2021 के बाद ऑयल बॉन्ड मैच्योर होंगे, कभी प्री पे नहीं होते हैं, अपने टाइम पे होते हैं। असल बात यह है कि जो लूट मचाई है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में, वो उसमें जो 11 लाख करोड़ जमा करे हैं वो कहां गए? असल बात यह है, बड़ा सवाल यही है, और 90 रुपए का समीर भाई पेट्रोल बेच रहे हैं, 76 रुपए का डीजल बेच रहे हैं। मैं चाहता हूं भाजपा के लोग, क्या यहां पर नाइंसाफी हुई है क्या जनता के साथ, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? कि आज हम देख रहे हैं कि ये पॉसिबल नजर आ रहा है हमें कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकने लगेगा कुछ दिनों में, ऐसा लग रहा है। देखिए, अगर आप देश के बजट को देखें तो उसमें 2 साइड है। एक है कि आपका एक्सपेंडिचर साल में कितना होगा और किस किस जगह कितना होगा जी, और दूसरी साइड होती है कि आपको आमदनी कहां से और कितनी मिलेगी। खर्चा तो आपने कर दिया कि भाई ये इन जगह पे हम खर्चा करेंगे क्योंकि वो आपको बताना है। हाँ। अब इशू आता है कि आपकी जो बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा है इनकम का, चिंता की बात वहां है। अब इनकम सोर्स हमारे पास क्या है? इनकम सोर्स हमारे पास है एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरा हमारा पर्सनल टैक्स, तीसरा हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स होता है उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, चाहे आप जीएसटी बोले या बाकी टैक्स कलेक्शन है, वो होता है जी, और जो बाहर से रेमिटेंस आता है। ये सब चीजें मिला के अगर आप करते हैं तो वो आपकी बैलेंस शीट बनाता है कि इतना आमदनी होगी और इतना खर्चा होगा। अब समस्या कहां आई? अब समस्या यह है कि खर्चे तो हमने अंकित कर दिए कि ये हम सब खर्चेंगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन और व्हाटएवर। हाँ, इन प्रॉब्लम हो गई कि इनकम नहीं हुई। इनकम क्यों नहीं हुई? ये आंकड़ा आप आरबीआई की रिपोर्ट में देखिए। आप लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट उठा के देखिए, जितने सेक्टर हैं एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह पे लोन की डिमांड नेगेटिव में है। इसका मतलब यह है कि आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही हैं, उनकी लोन रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे मनी रोटेशन कम हुआ है। जब मनी रोटेशन कम होता है तो आपका टैक्स कलेक्शन कम होता है। लेकिन आपके खर्चे बराबर हैं, आपके टैक्स नहीं आ रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था जी, रियल इन्वेस्टमेंट, आप अगर कहें कि साहब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना है, वो तो 65% तो स्टॉक मार्केट में, जिसकी आपकी इकोनॉमी में कोई खास भागीदारी नहीं होती, एक्सेप्ट प्राइस रेट, आपका जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ता है। जो ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, जिसके कारण इंडस्ट्री चले, रॉ मटेरियल बिके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वो नहीं हुआ। तीसरी बात, आपके यहां पे जो एक बाहर पैसा जा रहा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज में, उसमें आपका साल का हर साल $2 बिलियन तो सिर्फ एजुकेशन में लोग बाहर लेके जाते हैं। $4 बिलियन वो है जो लोग फॉरेन टूरिज्म में जाते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें कि हमारे खर्चे और पैसा, और जो बाहर से पैसा आता था, जो इन्वेस्टर्स लाते थे, वो बाहर डिपॉजिट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं ला रहे हैं। अब इन सब हालात को अगर आप देखोगे तो आपकी बैलेंस शीट गड़बड़ा रही है। इसीलिए सरकार को एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ी, ताकि खर्चे कहां से निकालेंगे। अब यह चिंता की बात यह है कि अब कहां तक बढ़ाएंगे, तो उसका खामियाजा यह हुआ। अब 2 चिंता जो सामने आ रही हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल हो रही है, इसके कारण जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और नवंबर में और झटका लगेगा अगर हमारी बात अमेरिका ने नहीं मानी और ईरान से हमको अगर तेल लाना मना कर दिया गया, तब सऊदी अरेबिया और इराक अपने तेल के रेट बढ़ाएंगे
क्योंकि वो भी तो व्यापारी हैं, वो आपके लिए अपने खर्चा क्यों करेंगे? तो और महंगा हो सकता है। तो अब क्या होगी, एक तरफ तो तेल के रेट बढ़ गए, दूसरी तरफ आपका जो डॉलर का जो इंडिया का जो करेंसी की जो डिवैल्यूएशन हो रही है, क्योंकि आपके पास जो डॉलर का फ्लो आना चाहिए था वो कम हुआ और आपको ज्यादा पैसा चाहिए तेल खरीदने के लिए, तो रुपए की जगह डॉलर की डिमांड बढ़ती गई, रुपए की दाम घटते गए। इसीलिए आप देखोगे कि रुपए जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी मेरे ख्याल से 400 अरब डॉलर से पहली बार कम हुआ है पिछले एक साल। लेकिन उससे मैं इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हूं क्योंकि वो जो आपका डॉलर है वो तो लिक्विडिटी के अंदर है, जो आपकी स्टॉक मार्केट में वो जिस दिन चाहेंगे लेके भाग जाएंगे। और क्योंकि अमेरिकन मार्केट स्ट्रेंथन हो रहे हैं, इसलिए आपके जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जो बाहर के विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, वो पैसा अपना वापस ले जा रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है सरकार के लिए, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। मजबूरी सरकार की ये हो गई कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान किए थे, जो मेक इन इंडिया किया था, वो काम नहीं आया। इसीलिए अब एक ही कामधेनु बची है, वो है पेट्रोल एंड डीजल। अब मैं एक सरकार की और बात कहता हूं कि बॉन्ड की बार बार बात हो रही थी। 4 सरकारी कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और ओएनजीसी, जो तेल के धंधे में है। आप इनकी बैलेंस शीट उठा के देखिए, इनके पास 3.5 लाख करोड़ इनकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स में पड़ा है। अगर सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। अमीक जमई, ये बातें यहां डिबेट में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन आम जनता को, सरकार को ये बातें बताने में कितनी बड़ी दिक्कत पेश आने वाली हो, वो भी तब जब बातें ये हो रही हैं कि सरकार बहुत कुछ कर सकती है जो कि नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से बोझ जो है जनता पर ज्यादा पड़ता जा रहा है। आम जनता के क्या समझ में आता है? वो तो पेट्रोल पंप पर जब कोई भी शख्स पहुंचता है तो वो देखता है कि 100 रुपए का अगर पत्ता मैंने दिया है, 100 रुपए का नोट दिया है, तो मुझे वापस कितने मिल रहे हैं? वो कम होता जा रहा है लगातार। पहले 30 रुपए वापस मिलते थे, फिर 20 हुआ, अब बात हो रही है कि 100 का 100 चला जाएगा। तो ये कैसे समझाया जाएगा? देखिए, ये समीर भाई, ये सरकार पूरी जो है धोखा है। आप ये जो रामदेव जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त, जब इन्होंने भाजपा के लिए वोट दिलाया था तो देश को इस बात के लिए तैयार किया था कि मित्रों, मैं मोदी जी से 35 रुपए में पेट्रोल दिलवाऊंगा। देश को नहीं मिला। समाजवादी लोग उस दिन भी, जिस दिन भारत बंद हुआ था, आपके चैनल पर भी ये बात कही गई कि जल्द ही 100 रुपया क्रॉस करेगा पेट्रोल का दाम, क्योंकि भारत सरकार, ये भाजपा की सरकार जो है, इसको गरीब लोगों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है आजकल। मतलब और कोई, अब ये बात बताई जा रही है कि पूरे देश की जो इकोनॉमी है, बेसिकली अब वो पेट्रोल डीजल की जो कमाई है उसी पे टिकी हुई है। अगर हम 200 रुपए नहीं करेंगे तो चाइना हम पे चढ़ जाएगा। जीएसटी में क्या कहा था कि जीएसटी हम इसलिए ले आ रहे हैं कि जो है इससे आतंकवाद जो है, नोटबंदी इसलिए हुई कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या इस देश में आतंकवाद खत्म? पूरा स्केल इंडस्ट्री पूरे देश का बर्बाद हो गया। कानपुर में हमारे 10,000 इंडस्ट्री, समीर भाई, आप किसी रिपोर्टर को भेजो, बंद होने के कगार पर है। आम जनता सिर्फ ये जानना चाहती है कि मोदी जी, आपने जो वादा किया था पेट्रोल डीजल को लेकर, हमारे पेट पे लात क्यों मार रहे हो? और हमारे ये जो भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं, इनको तो कोई देश के प्रति संवेदना बची हुई नहीं है इनके अंदर। किरीट पारिक जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अभी जल्दी मैंने देखा एक बात बोली कि ये जो आप बेतहाशा वैट और सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो आप जनता पे भार बढ़ा रहे हो, अगर ये वेलफेयर स्टेट है, वाजपेयी जी को वेलफेयर स्टेट जाके पढ़ के आना चाहिए कि अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो वैट जिस तरह राजस्थान ने कम किया, आप बता रहे हो चुनाव देखते हुए, आज कर्नाटका में कम हुआ। तो जहां जहां भाजपा ने झंडा लहराया है, तो जिनसे वोट लिया है, अरे भैया वहीं कम करके दिखा दो। क्यों इस देश की बिल्कुल, ये एक बात तो है कि 20 राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन कम होता है रेट कहां पर? राजस्थान में, जहां आने वाले हैं चुनाव। हमारे साथ मेजर इकबाल हैदर भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, पटना से वो हमारे साथ लाइव हैं और जेडीयू के साथ मिलकर बीजेपी सरकार चला रही है बिहार की। इकबाल हैदर साहब, पहले तो आपकी पार्टी बहुत बढ़ चढ़कर बोलती थी कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, हम ये कर देंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। आजकल आप लोगों ने दबाव डालना छोड़ दिया है क्या एकदम? और नीतीश कुमार सरकार कब टैक्स में कमी करके राहत देने की कोशिश करेगी बिहार के लोगों को? इतने बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम।
नहीं, हमारी सरकार तो बिहार में नीतीश जी ने बात किया है और हमारा संगठन जेडीयू भी लगातार अलायंस संगठनों के से बात कर रहा है। इनका हमसे अलायंस है कि भाई दाम पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन परिस्थितियों को भी देखना होगा कि किन परिस्थितियों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम, ओपेक जो संगठन है, जो पेट्रोल निर्यात देश का, निर्यातक देश का जो संगठन है, हाँ, क्रूड ऑयल जो है उसका उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह यही से सब समझा रहे हैं आज कल आप लोग बिहार की जनता को, क्योंकि बिहार के लोग तो बड़े परेशान हैं। बिहार की जनता को नहीं, पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, यही सब समझा रहे हैं आजकल। सवाल तो पूछते होंगे ना लोग। नहीं समझाने की क्या बात है, ये फैक्ट है। ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अरे भाई, सरकार जो टैक्सों में कमी करके राहत दे सकती है, वो क्यों नहीं दे रही है? सवाल ये है, में तेल का उत्पादन होता है कि क्रूड ऑयल के दाम, ओपेक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब जो लोग कब कम करेंगे ये बता दें, और नीतीश जी कब मिलने जाएंगे प्रधानमंत्री से जनता के मुद्दे पर, ये बता दें। नहीं, आप तस्वीर का एक रुख क्यों देखते हैं सर, आप दूसरे तरफ भी देखें। ठीक है, यही रुख आपको भी नजर आता था कुछ दिनों पहले तक, जो इकबाल हैदर साहब, यही रुख तस्वीर का आपको भी नजर आता था, जनता का दर्द नजर आता था, लेकिन अब आप साथ हो गए तो नजर नहीं आ रहा। दिक्कत ये, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। और अमीक ने जिक्र किया था बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी का कैंपेन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने एक और दावा किया है, क्योंकि 30 से 35 रुपए लीटर पेट्रोल आ जाएगा। यह दावा 2014 में भी बाबा रामदेव ने किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई। अब वो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर इजाजत दे तो मैं आज के सूरत हाल में भी 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेचकर दिखा दूंगा। इसका जवाब लेंगे गोपाल जी से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के आगे बेबस क्यों है सरकार, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, क्या आपको नहीं लगता कि बढ़ती महंगाई का ये जो मुद्दा है, ये पूरे देश में आपके लिए कहीं ना कहीं उल्टा साबित हो सकता है? 2019 में अब चुनाव में दिन ही कितने बचे हैं, 6-7 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, और आपका जो कोर वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं नाराज हो सकता है इससे। बाबा रामदेव जो कि आपकी पार्टी के भक्त माने जाते हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए, आज वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई मैं कैंपेन इस बार नहीं करूंगा बीजेपी के लिए, और सरकार अगर मुझे इजाजत दे तो मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल बेच के दिखा दूं। तो अगर बाबा रामदेव बेच के दिखा सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं? देखिए समीर भाई, पहली बात स्पष्ट है कि इसमें एक्साइज का कंपोनेंट सरकार के टैक्सेस का, स्टेट और सेंटर का, दोनों का काफी कंपोनेंट होता है, और अगर उसको खत्म कर दें तो इंटरनेशनल प्राइसेस के अनुसार बढ़े हुए दामों पे भी सरकार पेट्रोल को कम कर सकती है दामों को। लेकिन अल्टीमेटली अगर टैक्स सरकारों को कलेक्ट करना है, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, जो हमारी सरकार वर्तमान में कर सक रही है, तो उसके लिए उसे टैक्स जनता से लेना पड़ेगा। जीएसटी में हमने इतना प्राइस क्यों कम कर दिया है? टैक्स 28% जो 30% था वो क्या आज बोल रहे हैं आप? जनता देख रही है भारत की। आज सुनिए समीर भाई, कह रहे हैं कि आप वैट और सेंट्रल एक्साइज टैक्स कम कर सकते हैं। सुन लीजिए आपको कमाई करनी है, जनता का खून चूसना है आपको, इसीलिए आप आए थे। आप कह रहे हो कि वैट कम कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं। ये बातों का कोई माल्यार्ड कंपनी, ये पूरा हमारा बैंक का माल लेके जा रहे हैं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप यूपीए 2 कहाँ बात की नौटंकी है? जनता के सवालों को उठा रहे हैं हम लोग।
आप कह रहे हो आप कम कर सकते हो, लेकिन आप कम नहीं करोगे। यूपीए 2 के शासनकाल को याद कीजिए। ठीक है, अब जवाब ले लें। जिसमें हम उत्तर प्रदेश में आपकी नौटंकी हमने सुन लीजिए, सरकार की तरफ से जवाब क्या है? वो दिन याद है? जनता तैयार है आपको निपटाने के लिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप कह रहे हो कि कम कर सकते हैं लेकिन हम कम नहीं करेंगे। आप याद कीजिए, एक मिनट आप याद करें, अग्रवाल साहब कंप्लीट करें आप। आर्थिक विषय के जो डिसीजंस हैं, क्या याद दिला रहे हैं? जी हाँ, अरे जो आर्थिक विषय के डिसीजंस हैं वो अर्थतंत्र के अनुसार होना चाहिए। 2013 के शासनकाल को याद कर्नाटक में हुआ है, जिसमें बिहार में कब करोगे? लीटर जनता परेशान है, जनता बेचारी परेशान है, मर रही है, जनता परेशान थी, टैंकों पे खड़ी है, पैसा नहीं है। उस समय भी जनता परेशान थी, 2000 उस समय भी जनता मर रही थी। आप कहाँ थे उस वक्त? इकोनॉमी पे भाषण दे रहे हो, आप कहाँ थे उस वक्त? इकोनॉमी पे भाषण मत दीजिए, बताइए कि 35 रुपया कब होगा जो आपने वादा किया था भारत के लोगों को। ठीक है अमीक थोड़ा सा इमोशंस पर काबू रखिए, थोड़ा सा इमोशंस पर काबू रखिए। अग्रवाल साहब कैसे अग्रवाल साहब, कहीं ना कहीं देखिए जो पब्लिक इमोशंस है ना वो यही है कि भाई वादा किया गया था 35 रुपए का और पहुंच गया 100 रुपए लीटर, तो दिक्कत तो होगी जनता। जनता नहीं मर रही थी क्या? ठीक है अमीक, एक मिनट ललित मोदी को उस वक्त भी जनता मर रही थी। कमाई करके कहाँ भेजोगे भारत के लोगों को? अमीक एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम भी मानते हैं, मुझे आवाज डाउन करनी पड़ेगी आपकी, मैं नहीं चाहता। अग्रवाल साहब के जवाब का वक्त है, अग्रवाल साहब का जवाब पूरा होने दीजिए। जी गोपाल जी आप कंप्लीट कीजिए, बताइए। लेकिन इमोशंस यही है जनता के। ये जो जिस तरह की भाषा ये कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं और उसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जनता के भलाई के हित में और ओवरऑल इकोनॉमी के कंसिडरेशन को लेके देश के हित में और आम जनता के हित में हमारा फैसला है। आप जो बातें कर रहे हैं, आप उस वक्त अगर जागरूक रहे होते तो चिदम्बरम साहब को अभी जेल में डाला होता। जिस तरह से उनने अर्थव्यवस्था को गलत ढंग से कर रखा था, उस वक्त आप सो रहे थे क्या? उस वक्त क्यों नहीं आपके ये तो अग्रवाल सारे साहब इमोशन चले? उस वक्त क्या कर रहे थे आप? लूट में आप हिस्सेदारी कर रहे थे क्या? बढ़ाया आपकी सरकार ने, अगर जनता के हित की सरकार है तो उस वक्त ये लूट में हिस्सेदारी कर रहे थे क्या? बीजेपी ने 2014 के बाद क्यों बढ़ाया? तो आप उस वक्त जब जनता को वह लूट रहे थे, जनता का आकाश पाताल और जहां पे भ्रष्टाचार से लूट के अपनी जेब भर रहे थे, विदेशों में धन पहुंचा रहे थे, उस वक्त क्या कर रहे थे? नेशनल हेराल्ड का क्या हाल है? अग्रवाल साहब जो उस वक्त हुआ उसकी कीमत तो भुगत ली ना। यूपीए को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जनता ने, लेकिन अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, जो आप कह रहे हैं उसके पुख्ता सबूत है, तो 4.5 साल में आपने क्या किया? तो हम इसीलिए तो जवाब उसका देना होगा। मजबूती से फैसला ले रहे हैं समीर भाई, इसीलिए हम जनता के हित में मजबूती से फैसला ले रहे हैं। उनकी तरह धोखा नहीं करते जनता को साथ। मीठी बातें इनकी तरह टीवी में नारे लगा के और बातें करके जनता के हित की बात करके उनकी पीठ पे छुरी नहीं घोंपते हम। अमीक लगातार नहीं बोलिए और इनकी तरह अमीक प्लीज गुजारिश है आपसे, बीच में ना बोलिए, इससे व्यूअर्स तक आवाज नहीं पहुंच पाती ठीक से। 76 रुपए 6 पैसे लीटर तेल था। अग्रवाल साहब यानी कुल मिलाकर बड़ी बात हम करें ना, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि पिछली बार जब रविशंकर प्रसाद साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। यानी आप कुछ एक्सपेक्टेशन ही ना रखिए सरकार से। तो सवाल यह है कि फिर सवाल किससे पूछा जाएगा? नहीं देखिए, एक्सपेक्टेशन कैसा नहीं देखिए आपको समीर भाई इसको गलत मैं बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन क्यों ना रखें? एक्सपेक्टेशन जनता की रहनी चाहिए। हम इसीलिए तो जवाब दे रहे हैं यहाँ कि आप जनता को मीठी बातें करके उनकी पीठ में छुरी घोंपना चाहते हो क्या? आप जनता के हित की बात, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करना चाहते हो कि नहीं? अगर आप उनके हित की बात नहीं कर, कांग्रेस के ऑयल बॉन्ड की अभी सुलेमान साहब ने बताया, मैं बता रहा था 1,40,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट रिपेबल था, उसमें से 70,000 करोड़। ठीक है सर, ठीक है, ये बात हो गई, ऑयल बॉन्ड वाली बात हो गई, इंटरेस्ट ऑयल बॉन्ड वाली बात हो गई।
सुलेमान, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो दूसरी बात आप समझ लीजिए, अब ये झूठ बोल रहे हैं आप। इन्फ्लेशन अगर हमारा कम है, इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन हमने कम रखा हुआ है 3.6% पे इन्फ्लेशन है, जो काम आज दाल के दाम कम है, सब्जियों के दाम कम है, फलों के दाम कम है, रोजमर्रा की चीजों के दाम कम है, वो क्यों है? ये यूपीए 2 वाली दलीलें हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। और मैं बताऊं, जब महंगाई बढ़ती है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इन सब बातों से पेट भरता नहीं है, पीठ पे छुरा। और यूपीए 2 ने ये भुगता है। यूपीए 2 में भी इस तरह के बयान हमें सुनने को मिलते थे। और 2012 का वो मनमोहन सिंह का बयान भी याद है सुलेमान, हमें सुलेमान 2012 में मनमोहन सिंह का वो बयान भी हमें याद है, जब उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर तो उगते नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो इंतजाम करना होगा, तो सब्सिडी बढ़ाई नहीं जा सकती। हाँ कहा जी। मैं देखिए, पहले तो गोपाल जी ऑयल बॉन्ड्स की बार बार बात करें। गोपाल जी मैं फिर क्लियर कर दूं, पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट है 3,500 करोड़ आपने प्रिंसिपल में जो 2015 में 2 ऑयल बॉन्ड में नहीं, ये गलत बात है। मैं बिल्कुल सही बात डेटा के साथ कह रहा हूँ समीर भाई के मुताबिक। तो नहीं, ये बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। कुल अब आप मुझे बोलने दिए प्लीज। मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, मुझे कहने दिए। 1,40,000 करोड़ के आपकी पूरी बात तो सुन लिया अग्रवाल, और उसमें से 70,000 करोड़ हमने वापिस किए। हाँ, तो ये फिर वही गलत बात कर रहे हैं ना, पीयूष गोयल जी की बात लेके आ रहे। अरे मैं पक्की लिखित में दे रहा हूँ आपको, मैंने लिख के, मेरा आर्टिकल छपे हुए हैं, मैंने डेटा दिया हुआ है। अरे मैं भी दे रहा हूँ, लिखित में बोले चले जा रहे हो। कैसे पे कर दोगे 2021 से पहले भाई? आप 2021 से पहले नहीं पे कर सकते। जो सरकार होगी 2021 में 2021 से 26 तक पे करेगी 1.25 लाख करोड़। आप नहीं दे सकते पहले। बेवकूफी की बात कर रहे हो बैठे हुए। 40,000 करोड़ रुपए दिए इंटरेस्ट, पीयूष गोयल जी का कहना है 11 लाख करोड़ लूट लिए, 40,000 करोड़ की बात कर रहे हो बेवकूफी की बैठे हुए। 60,000 अरे चुप रहिए, अब 11 लाख करोड़ दिए, खत्म करो ऑयल बॉन्ड। उसके अलावा बात बताता हूँ, 60,000 करोड़ का इंटरेस्ट दिया है। अरे चलो भैया 60 दे दिए, तुम्हारी सच मान ली, 11 लाख करोड़ तो लूट लिया। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उससे ही आगे बढ़ना चाह रहा हूँ समीर भाई। अगर दे भी दिए 60 वही समीर भाई, अगर दे भी दिए, मैं तो ये कह रहा हूँ 11 लाख करोड़ इन्होंने जमा किए टैक्सेस में। अरे भाई प्लीज प्लीज गोपाल जी, प्लीज लेट मी स्पीक यार। तो सड़कें कहां से बनेंगी? गोपाल अग्रवाल जी बोलने तो दिए प्लीज। अरे भाई चुप हो जाओ। सड़कें क्या आप लोग क्या मेंटली डिस्टर्ब हो? 11 लाख करोड़ रुपए आपने दिए, 60,000 करोड़ दे दिए। समीर भाई इन्हें छुपाइए प्लीज, मैं किसी इनके बीच में नहीं बोलता हूँ। टैक्स से चलेगा। मैं आज इनको सोल्यूशन बताना चाह रहा हूँ। पूछा जाए उसी वही जवाब दे प्लीज। एक मिनट अमीर भाई, एक मिनट देखिए आप भी चुप रहिए। सुलेमान आप जवाब समीर भाई सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात। मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूँ। देखिए 60-70 हजार करोड़ अगर ये कहते भी है, मैं सच मान लेता हूँ। 11 लाख करोड़ जमा किए जो लूट मचाई है। देखिए कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 4.5 साल तक वहां इलेक्शन नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टेट टैक्स 2 रुपए कम कर दिया। राजस्थान में भाजपा ने यूं कम किया क्योंकि इन्हें प्रेशर लग रहा था। कांग्रेस ने और समाजवादी ने और 21 विपक्षी दलों ने भारत बंद किया 10 सितंबर को, फौरन उससे एक रात पहले 2 रुपए कम कर दिए। राजस्थान में हार सामने दिख रही है, इलेक्शन के लिए कम किया गया। अगर एक साल इलेक्शन नहीं होता राजस्थान में तो वहां भी स्टेट टैक्स कम नहीं होता। कांग्रेस ने और जेडीएस ने ईमानदारी दिखाई है, अभी इलेक्शन जीते हैं, अभी सरकार बनाई है, 2 रुपए फिर भी स्टेट टैक्स कम किए। मैं इसको भी खत्म करता हूं समीर भाई। मैं गोपाल जी को सुझाव दे रहा हूं, जीएसटी के अंदर लाइए पेट्रोल और डीजल, और उस जो स्टेट टैक्सेस हैं उन्हें कम करिए, और इससे 10-15 रुपए कम होंगे, आवाम को राहत मिलेगी उससे। जहां तक चिदम्बरम जी का सवाल है, अगर पंजाब, बिल्कुल हम तैयार हैं। जहां तक हम बिल्कुल तैयार हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ठीक है, 21 स्टेट्स में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड कहती है हम तैयार हैं बिल्कुल। और जहां तक चिदम्बरम जी की ये बात कर रहे थे, अगर ऐसा कोई घोटाला कर दिया है तो जेल में डाल दो ना। बड़े कहते थे जेल में डालोगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 20-20 लाख रुपए एक आदमी को देंगे। पिछले साल में 7,000 करोड़ विदेशों में स्विस बैंक में काला धन बढ़ गया। ललित मोदी भगा दिया, विजय माल्या भगा दिया, नीरव मोदी भगा दिया, मेहुल चौकसी भगा दिया। हजारों करोड़ आपने लूट लिए देश के, और आज आप हमें भाषण देते हैं।
कौन नहीं जानता है मेहुल चौकसी को प्रधानमंत्री वजीर आजम साहब मेहुल भाई कहते हैं। हमारे मेहुल भाई बैठे हैं। नीरव मोदी फोटो खिंचाता है वहां पर जाके डेवॉस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। कौन नहीं जानता विजय माल्या कैसे भागा है, सबके सामने है। आज हमें भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे हैं, राफेल घोटाला कौन नहीं जानता तैयार है। जहां जहां राज्यों में सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की, वो जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार हैं पेट्रोल डीजल को। जीएसटी में लाने के लिए पेट्रोल मिनिस्टर जो है प्रधान जी का स्टेटमेंट कई बार आया कि हम प्रयासरत हैं। हाँ। और ये जो स्टेटमेंट टीवी पे दे रहे हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। 27 तारीख को मीटिंग है सर। स्टेटमेंट से क्या होगा बताएं ना, उसको रखेंगे ना। एक साल से डिमांड कर रही है, सवा साल कह रही है, पहली जुलाई 2017 से 2019 आ गया सर पर। कब को 4.5 साल जब 100 रुपए क्रॉस कर जाएगा पेट्रोल डीजल, तब रुपया 80 रुपए 85 रुपए हो जाएगा, तब चाहती कि भाई इसकी छवि खराब ना हो। हाँ, और पेट्रोल के प्राइस कम होगी, चाहती है ना। हाँ, लेकिन मजबूरी है ना कोई। हाँ, मजबूरी गिनाई जा रही है आपको। हाँ, हमने पहले भी गिनाई। इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है, इनसेंसिटिव, एहसास नहीं है। जनता को लूटना है, खून चूसना है उनका, पेट्रोल के कोई फिक्र नहीं है, अहंकार है, इनसेंसिटिव है। अभी आप उनको बोले जा रहे ना बोलो आप। सुलेमान सुन लेना जनाब जी जी सुन ले। तो देखो कोई भी सरकार होगी वो इस वक्त एहसास नहीं है, सरकार को एहसास नहीं, आसमान में बढ़े, लेकिन उसका कारण है। कारण बड़ा साफ है। देखो समझना तो पड़ेगा आपको। करने को सरकार कर सकती है, लेकिन मजबूरी भी तो समझोगे ना। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और उसके पेट्रोल के प्राइस रोज ऊपर डाउन हो रहे हैं। इस सरकार सर ये ट्रैश आर्ग्यूमेंट है। प्लीज ये इंटरनेशनल मार्केट की बात मत करिए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में $140 था, आज $75 है। आज आधा कीमत है जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में था। ये आप नहीं बोल सकते, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। नहीं बढ़ा रही है इंटरनेशनल। भैया आप सुनिए मेरी बात, $146 था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, आज $75 है। कैसे बिक रहा था 71 रुपए पेट्रोल उस वक्त, आज 90 रुपए बिक रहा है। आएगी, लेकिन उसकी संभावना नो इट्स रॉन्ग। क्योंकि अभी हालात क्या है कि अरे भैया डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट की, तब तो $140 था, आज $75 इंटरनेशनल मार्केट में। डिस्टर्बेंस होता है सुलेमान, प्लीज। अभी आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये बात बार बार कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। अरे यार सुन लो ना, फिर जवाब दे देना ना, क्या आफत आ गई। आप दे देना जवाब। भाई ये बताइए इंटरनेशनल मार्केट का कंपैरिजन भी तो करेंगे, तभी तो जवाब बताइए डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में कितना था। मजबूरी हमको बताना है, हमको वास्तु स्थिति जनता को बताना है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। लेकिन हमारी मजबूरी तो हम बताएंगे ना। सर ये मजबूरी सेम है, बिल्कुल सेम है। ऐसी ही मजबूरी की दलीलें यूपीए 2 में भी दी जाती थी। इसका दलील एक और है साथ में कि इस सरकार का जो टैक्स रिकवरी आ रही है वो किसी की जेब में नहीं जा रहा है। कांग्रेस के टाइम में स्कैंडल्स होते थे, कांग्रेस के टाइम में पैसा जेबों में जाता था लोगों की। तो वो यहाँ मत करिएगा। कौन सा टैक्स सरकार का खा लिया, इसमें स्कैंडल नहीं हो रहे हैं। कौन है नीरव मोदी, कौन है आपका मामू है, मेहुल चौकसी आपके मामू है, किसके मामू है, विजय माल्या किसके, जेल में डाल दो ना जो स्कैम्स हुए थे। जब आए मुंह भर के कह दिया कांग्रेस के टाइम में स्कैम होते थे, डालो ना जेल में जिसने स्कैम किए। इसमें जो स्कैम्स हुए वो बताओ, जब आए हवाई मार देते स्कैम्स होते थे। ये भ्रष्ट सरकार है। पैनल में 6 लोग आराम से भी बोलने दीजिए ना। एक बात ये एस्टैब्लिश हुई, 6 लोग और भी हैं, ऐसे काम नहीं चलता है देश में। तथ्यों पे बात करिए। मेरे बारे में भैया मैं जवाब दूंगा। आतंकवाद कम हो नहीं, मेरे बारे में जब बोलेंगे मुझे क्या, हर आदमी कांग्रेस को हिट कर रहा है। आतंकवाद कम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा हिट तो आज बीजेपी हो रही है, एनडीए के पार्टनर्स हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये कहना है, देखिए टाइम कम है ना, काम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल काम की बात सरदाना साहब। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से अगर सरकार जीएसटी में लेके आती है तो निश्चित रूप से टैक्स कंपोनेंट कम होगा। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे राज्यों में जो इनकम सोर्स है उस पे हिट होगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास इकोनॉमी में और कोई रास्ते नहीं बचे हैं जहां से हम रेवेन्यू। जी सरदाना साहब से सवाल है जी। बाकी जगह पे प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस्ट्रियल सोर्स आना चाहिए था टैक्सेशन का वो नहीं आ रहा है। जीएसटी आने से जरूर सपोर्ट मिला है, करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा सरकार को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से खर्चे हैं, जिस तरह से सब्सिडीज हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर की हैं, पानी की हैं, बिजली की हैं, एलपीजी की हैं, फूड सिक्योरिटी है, हमने पिछली यूपीए सरकार में इतने सारे फ्री के एजेंडा शुरू कर दिए पब्लिक वेलफेयर के नाम पे कि आज आप उसको विड्रॉ कर नहीं सकते।
प्लस आपने बाकी हेल्थ स्कीम्स निकाली हैं, एजुकेशन निकाली है, जरूरी है। नहीं तो सर, ये जो बात की जा रही है कि जीएसटी के दायरे में अगर आ गया तो ये सब सारी कीमतें काबू में आ जाएंगी। बाबा रामदेव भी यही कह रहे हैं। देखिए मैं चाहता हूं जीएसटी के दायरे में आ जाए, तो वो 35 रुपए तक पहुंचाने का सपना दिखा रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि कहना बड़ा आसान होता है। आपको अगर इकोनॉमी चलानी है, इस देश के खर्चों को अगर आप देखोगे तो जीएसटी में लाने से जनता को टेम्परेरी राहत मिलेगी, लेकिन सरकार का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो गड़बड़ाएगा। और जहां तक बात है बाबा रामदेव का 35-40 रुपए के वो पेट्रोल बेच लेंगे, तो बाबा रामदेव आज बिजनेसमैन है। बाबा रामदेव मुझे ये बता दें कि 5 रुपए का जो एलोवेरा वो खरीदते हैं, वो 90 रुपए का एलोवेरा जूस कैसे बन जाता है? क्या उनको नहीं पता कि बीच के खर्चे क्या होते हैं, कैसे इकोनॉमी मैनेज की जाती है? अगर बाबा रामदेव अपने 5 रुपए का एलोवेरा 90 रुपए में बेच सकते हैं, तो सरकार अगर 40 रुपए का खरीदा हुआ 80 रुपए में पेट्रोल बेच रही है, तो मुझे लगता है बाबा रामदेव को थोड़ी गणित समझनी पड़ेगी। इमोशंस पे देश नहीं चलता है। नहीं, जीएसटी के दायरे में और 28% ना रखकर 18% के दायरे में अगर रखा जाए तो फिर काबू में आ सकता है। ये कहना है कि अगर एक मैं लास्ट पॉइंट इस पे कहूंगा कि जीएसटी लाने से रेट घट सकते हैं, लेकिन आपको बाकी खर्चे भी कम करने पड़ेंगे। बाकी खर्चे भी आपको कम करने पड़ेंगे। चुनावी सीजन में जो आप लॉलीपॉप देते हैं वो आपको घटानी पड़ेंगी। तो आप जीएसटी में लाएं, लेकिन कुछ वादे जो आपने किए थे उनको भी घटाने पड़ेंगे, और जनता को ये चूज करना पड़ेगा कि क्या हम फ्री की इकोनॉमी में रहना चाहते हैं या यूजर मस्ट पे कॉन्सेप्ट पे कि जो भी हम कंज्यूम करें उसका पैसा तो दें। ठीक है, हर आदमी बहुत बिजली चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि जनता राहत चाहती है, अब सरकार कितनी जल्दी ये राहत दे पाएगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।